हेलो फ्रेंड्स। इंडियन टीम ने जब से केप टाउन टेस्ट मैच अपने नाम किया था तब से यही सवाल उठाए जा रहे थे, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 स्क्वाड में, मतलब टी20 टीम में होंगे या नहीं होंगे, उनकी जगह बनेगी या नहीं बनेगी। जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज़ खेलनी है उसमें अगर आप बात करेंगे तो कल इस पर क्लियरेंस आ चुकी है कि टी20 कप्तान जो होंगे वो रोहित शर्मा ही होंगे जो ये सीरीज़ होने वाली है उसके लिए। और मोस्ट लाइकली जो टी20 वर्ल्ड कप है उसमें भी आपके कप्तान रोहित शर्मा ही बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बाकी था और यही एक आखिरी रास्ता था कि अब रोहित शर्मा को एक और चांस दीजिए, क्योंकि जो कहीं ना कहीं अभी तक सवाल निशान थे कि क्या हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं या फिर नहीं हो चुके हैं, और उस पर भी कहीं ना कहीं ये क्लियरेंस थी कि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो जो ऑप्शन बचता था वो कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे कि आपको किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को ही बनाना चाहिए था, और वही होता हुआ यहाँ पे नजर आया, जिसके कारण रोहित शर्मा की एक बार फिर से टीम में एंट्री हो चुकी है, विराट कोहली की भी। और आखिरी बार इन दोनों ने 2022 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक भी टी20 मुकाबला इंडिया के लिए नहीं खेला है। अब इनको दोनों को एक बार फिर से दोबारा से मौका मिल रहा है, तो उनको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। हमें पता है कि ये दोनों कितने काबिल हैं, लेकिन अभी तक जो आईसीसी में रिकॉर्ड्स हैं इन दोनों के, एज अ बैट्समैन अगर आप देखें तो टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा के एज अ बैट्समैन कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे आप डाउट नहीं कर सकते। हाँ, एज अ बैट्समैन उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम भी नहीं है जो 2011 का वर्ल्ड कप उसके बाद से। अगर आप देखेंगे तो जो केप टाउन टेस्ट मैच है उसके ऊपर पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टी20 टीम पे नज़र डालेंगे। जो केप टाउन टेस्ट मैच हुआ वो भारतीय क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे छोटा टेस्ट मैच बन के रह गया, और आज तक के क्रिकेट इतिहास का भी सबसे छोटा टेस्ट मैच। आप कहेंगे 2500 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस आज तक क्रिकेट हिस्ट्री में खेले जा चुके हैं, जो कि 1877 से खेले जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, उसमें 2500 से ज़्यादा मैचेस खेले जा चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैच बन के रह गया जो कि क्रिकेट हिस्ट्री का टेस्ट क्रिकेट में सबसे छोटा टेस्ट मैच हो गया, जो कि लगभग 4.25 सेशन में ख़त्म हो गया। अगर आप बोलेंगे तो 107, माफ़ कीजिएगा, 107 ओवर चला है और 642 गेंदें मात्र फेंकी गई। तो आप समझ लीजिए कि 642 गेंदों में अगर टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमें दो दो बार बल्लेबाजी कर ले रही हैं तो पिच में कुछ ना कुछ तो खराबी होगी, तभी ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि पिच सही होती तो बल्लेबाज इतना स्ट्रगल नहीं करते, और दोनों टीमों के बल्लेबाज स्ट्रगल करेंगे ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। हाँ, एक टीम का बल्लेबाज कोई बल्लेबाजी यूनिट स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन दोनों टीमों की अगर करती है तो वो पिच की गलती है, पिच में ही कुछ गड़बड़ होगी तभी ऐसा हुआ। स्किल, टेम्परामेंट सब एक जगह है, लेकिन पिच में जो खामियां थी उसको आप छुपा नहीं सकते, उसको आप नकार नहीं सकते। जिस तरीके से दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया, अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एडम मार्करम को अगर आप देखें, एडम मार्करम एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने उस पिच पे शतक ठोक दिया, भले वो लूजिंग साइड में होगा लेकिन फिर भी उन्होंने शतक ठोका। और ये एक मायने रखती है चीज़ कि जिस मैच में कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया उस बल्लेबाज ने शतक ठोका है। तो आप देखिए एडम मार्करम को छोड़ के कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो कंफर्टेबल लगा हो। हाँ, इंडियन टीम को आखिरी इनिंग्स में 79 रन की जरूरत थी, जहाँ पे यशस्वी जायसवाल का वो इंटेंट हमने देखा कि इस पिच पे आप रुक के खेल ही नहीं सकते। यशस्वी ने जिस तरीके की बैटिंग की वैसी बैटिंग आमतौर पे टी20 क्रिकेट में देखी जाती है, लेकिन इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में खेल के दिखाई वैसी इनिंग्स। हाँ, भले वो छोटी इनिंग्स थी 28 रनों की, लेकिन वो उनकी पहली साउथ अफ्रीका का टूर था, उस वजह से आप थोड़ी डाउट नहीं कर सकते उनकी स्किल के ऊपर, क्योंकि स्किल के ऊपर उनको अपने काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के पिचेज होती है उस पर बल्लेबाज हमेशा से स्ट्रगल करता है, और जो जिनका पहला दौरा था जैसे कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, इन सभी का पहला टूर था, तो उसके वजह से इनको और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जब ये दूसरी बार आएंगे तो देखना होगा क्या करते हैं, क्योंकि इनको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा इन कंडीशंस के लिए। जब आप सेना कंट्रीज़ में जाते हैं तो यही एक चैलेंज बन जाता है, और खासकर कि अगर आप देखें तो इस पिच को एक पुअर रेटिंग देनी चाहिए आईसीसी की तरफ से, क्योंकि जब हमारे यहाँ मैचेस होते हैं टेस्ट मैचेस तो हमारे पिचेस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं मैच रेफरी जो विदेशी होते हैं खासकर कि। हाँ, हालांकि इंडिया में होते हैं तो ज़्यादातर इंडियंस भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं मैच रेफरी की तरफ से और आईसीसी की तरफ से भी, कि जो 5वां और 6ठा ओवर जैसे कि स्पिनर कोई डाल रहा है, मान लीजिए रविचंद्र अश्विन डाल रहे हैं
और छठे ओवर से अगर धूल उड़ती है, विस्फोट होता है विकेट में, तो आप उसको खतरनाक किस तरीके से कह सकते हैं? क्योंकि एक स्पिनर बॉलिंग करवा रहा होता है, तो स्पिनर का बॉल तो हमेशा से खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कराएगा तो उसके सर पे बॉल लग सकती है, उसके माथे पे बॉल लग सकती है, कहीं भी बॉल लग सकती है एज अ बैट्समैन। लेकिन एक स्पिनर जब बॉलिंग करा रहा होता है तो उस पर कैसे कोई खतरा हो सकता है, ये मेरी बात समझ में आती। और इसी बात को रोहित शर्मा ने जब मैच जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने उठा दिया कि जब इंडिया में ऐसे पिचेस होते हैं तो उस पर कोई एक्शन, मान लीजिए उस पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं लिया जा सकता? और किसी सेना कंट्री में जब इस तरीके की पिच होती है तो क्यों नहीं लिया जा सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा, आईसीसी को भी गौर करना पड़ेगा कि ऐसी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंसाफ दोनों के लिए एक बराबर होना चाहिए, किसी के लिए एक कम नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी आप देखिएगा इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ होने वाली है उसमें देखिएगा इंग्लैंड टीम कितना स्ट्रगल करेगी, और जो उनका बेस बॉल स्टाइल क्रिकेट है वो देखिएगा किस तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आएगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, जब आर अश्विन और रविंद्र जडेजा बॉल करवाएंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से स्पिन करेगी बॉल, उसके ऊपर जरूर किसी ना किसी मैच में मैच रेफरी जो है उसको पुअर रेटिंग दे देंगे, और ये गलत चीज़ होगी। खास करके अगर आप देखें तो अभी तक जिस तरीके की ये पूरा मैच रहा है, और ये मैच हमेशा के लिए यादगार रहेगा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में कि केप टाउन में आपने पहली बार केप टाउन की धरती पे टेस्ट मैच जीता। और ख़ास करके अगर आप बात करेंगे तो T20 जो क्रिकेट होने वाली है 3 मैचों की T20 सीरीज़, उसमें रोहित शर्मा विराट कोहली का रोल बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसमें जो टीम सिलेक्शन हुई है उसमें ईशांत किशन का नाम नहीं है, तो ईशांत किशन को बाहर किया इन्होंने विराट कोहली की जगह, क्योंकि ईशांत किशन जो खेल रहे थे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी वो 3 नंबर पे खेल रहे थे। यानी कि ईशांत किशन इनकी सोच में टॉप ऑर्डर में ही खेलने के लिए था, ना कि मिडिल ऑर्डर में। या इसका मतलब ईशांत किशन को बाहर करके इन्होंने संजू सैमसन को लाए हैं एज अ सेकंड विकेट कीपर, क्योंकि फर्स्ट विकेट कीपर के तौर पे जितेश शर्मा खेल रहे थे, लेकिन मेरे को लगता है कि जितेश शर्मा अब इस टीम में सेकंड विकेट कीपर हो जाएंगे, और फर्स्ट विकेट कीपर की जो भूमिका होगी वो कहीं ना कहीं संजू सैमसन निभाते हुए नजर आएंगे। और सरप्राइजिंग एंट्री हुई है उनकी, और युजवेंद्र चहल की जगह अभी भी नहीं बनी है, तो देखना होगा कुल मिला के ये T20 सीरीज जाती कैसी है। और ये भी कहीं ना कहीं एक सोच बनती जा रही है कि जो हार्दिक पांड्या है वो शायद T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो रोहित शर्मा विराट कोहली को अंदर लाने का फैसला कहीं ना कहीं सही साबित हो भी सकता है, क्योंकि ये टीम में अगर आप देखें तो इन दोनों को छोड़ के कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं होगा जिसने कि शायद 100 T20 मैचेस खेली भी हों। मेरे को नहीं लगता कि 100 मैचेस किसी T20 मैच किसी बैट्समैन या बॉलर ने खेली भी हैं। अगर आप बॉलिंग के लिहाज से बात करेंगे तो शायद किसी ने खेली भी हो, लेकिन जो T20 के बल्लेबाज हैं अभी आपके जितने भी IPL के टैलेंट है, किसी ने 100 इंटरनेशनल मैचेस T20 के नहीं खेले होंगे। तो देखना होगा ये किस तरीके की सीरीज जाती है इंडिया के लिए, क्योंकि ये आखिरी सीरीज होगी T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी, बहुत सारे बॉक्सेस आपको टिक करने पड़ेंगे। तो देखना होगा क्या होता है इस सीरीज़ में, और ये सीरीज़ का नतीजा क्या होता है।